इस वीडियो के अंतर्गत मुख्य रूप से भू संसाधन एवं कृषि पाठ को अध्ययन विस्तृत रूप से करते हैं। भू संसाधन एवं कृषि के अंतर्गत हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है उसका एक रूपरेखा देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, भू संसाधन एवं कृषि के प्रस्तावना या पाठ परिचय के रूप में इसके बारे में जानेंगे। भू संसाधन का अर्थ एवं परिभाषा, भू संसाधन होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है। भू उपयोग का वर्गीकरण, मानवों के द्वारा जो भूमि का उपयोग होता है उनका वर्गीकरण, अर्थात किन किन क्षेत्रों में भूमि का उपयोग किया जाता है। भारत में भू उपयोग में परिवर्तन, भारत में भूमि का जो उपयोग होता है उस समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। भारत में फसल ऋतु, भारत में विभिन्न प्रकार की फसल पाई जाती है और ये फसल जो है वो विभिन्न प्रकार के समय में होता है। तो समय के आधार पर भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि का प्रकार, विधियों के आधार पर या कृषि के स्वरूप के आधार पर, कृषि के आकार के आधार पर कृषि को कई भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में हम कृषि के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि के अंतर्गत समस्याएं, भारतीय कृषि में मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्या है उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इन समस्याओं को निजात पाने के लिए कृषि में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, अर्थात कृषि में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम, कृषि में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम, इस भारत की प्रमुख फसल कौन कौन सी है और वे फसल भारत के किन किन क्षेत्रों में बोया जाता है, उनका उत्पादक क्षेत्र और उनके लिए अनुकूल दशा या अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या होती है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें 2 चीजों को लेकर के चलना है, एक भू संसाधन और दूसरा कृषि। भू संसाधन मतलब धरातल या धरातलीय उचावच या मिट्टी, इन सब का मानवीय जीवन में उपयोग और इन सब पर की जाने वाली क्रिया कृषि। तो इन दोनों चीजों के बारे में हमको इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मानव जो है सबसे बुद्धिमान प्राणी है और अपने जीव को पार्जन करने के लिए या अपने आप को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। उनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये समस्त पदार्थ को हम संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं या मानव के उपयोगी लायक है, ऐसे समस्त पदार्थों को हम संसाधन कहेंगे। संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति प्रदत्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, या जिसका निर्माण में या जिसके बनने में मानवों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मानवों का कोई रोल नहीं है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश इत्यादि प्राकृतिक संसाधन है। जबकि मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानवों के द्वारा सृजित किए जाते हैं या प्राकृतिक संसाधनों में ही बदलाव करके, नए रूप में बदलाव करके उसे परिवर्तित करके अन्य रूप में निर्मित किया जाता है। ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे मकान, पंखा, ईंट, यह मानव निर्मित संसाधन है। प्रस्तावना, भू संसाधन प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। क्योंकि भूमि जो है या भू संसाधन जो है वह प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात इसके निर्माण में मानवों का कोई रोल नहीं है। मनुष्य अनेक प्रकार से इसका उपयोग करता है। भू संसाधनों का उपयोग मानव अनेक प्रकार से करता है, जैसे अपने रहने के लिए घर का निर्माण, चारागाह, कृषि, गैर कृषि कार्य में इत्यादि क्षेत्र में उसका उपयोग करता है। मतलब गैर कृषि कार्यों में या घर बनाने के लिए या कृषि कार्य करने के लिए या चारागाह करने के लिए इत्यादि क्षेत्रों में इसका उपयोग करता है। भूमि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग कृषि कार्य में होता है, क्योंकि भोजन की प्राप्ति कृषि से होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन की प्राप्ति कृषि से होती है, इसलिए भू संसाधन का एक बड़ा भाग मुख्य रूप से कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है। भू संसाधन का अर्थ, भू संसाधन का अर्थ है किसी स्थान विशेष की मिट्टी और ऊंचावच का मानवीय जीवन में प्रयोग, अर्थात किसी क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न प्रकार की मिट्टी और उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उचावच का मानवीय जीवन में क्या उपयोग हो रहा है। भू संसाधन, मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती भूमि या भू संसाधन का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों में करता है, इसलिए भू संसाधन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मानव जो है वह
अपने दैनिक कार्यों के लिए या अपने विभिन्न कार्यों के लिए भूमि का प्रयोग करता है। अर्थात मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भू संसाधनों का विभिन्न कार्यों में प्रयोग करता है। इसलिए भूमि एक संसाधन है और भूमि प्राकृतिक संसाधन या प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। भू उपयोग का वर्गीकरण। भू राजस्व द्वारा अभिलेखों के अनुसार भारत के भू संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित किया गया है। वन के अधीन क्षेत्र। भू राजस्व या अभिलेख के द्वारा सीमांकित किया गया वह क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से वनों को लगाने का प्रावधान है, वृक्षारोपण करने का प्रावधान है, उन्हें वन के अधीन क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए कम से कम 33% भाग पर वन होना चाहिए। अर्थात राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी क्षेत्र में 33% वन होना चाहिए, परंतु भारत में वन 21% भाग पर पाया जाता है। बंजर एवं व्यर्थ भूमि। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मरुस्थलीय भाग, पहाड़ी भाग और खनन क्षेत्र में मिलने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह मुख्य रूप से बंजर एवं व्यर्थ भूमि होती है। इन्हें विभिन्न माध्यमों से भी कृषि के कार्यों में उपयोग नहीं लाया जा सकता है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। वे सभी भूमि या वे सभी भू संसाधन जिनमें कृषि का कार्य नहीं किया जाता है, मुख्य रूप से मानव अधिवास, सड़क, रेल मार्ग, उद्योग इत्यादि स्थापित करने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को हम गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि कहते हैं। अस्थायी चारागाह में प्रयुक्त भूमि। मुख्य रूप से मवेशियों को चराने के लिए एक ऐसा क्षेत्र जो मुख्य रूप से मवेशियों को चराने के लिए छोड़ा जाता है, ऐसे क्षेत्रों को अस्थायी चारागाह में प्रयुक्त भूमि। विविध तरु या फसल के अंतर्गत क्षेत्र। इसके अंतर्गत वे सभी क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत प्रकार के विशालकाय वृक्ष जो फल देने वाले वृक्ष हैं, उन सभी फल देने वाले वृक्षों को लगाया जाता है। इसके अंतर्गत वे सभी भूमि को शामिल किया गया है जो मुख्य रूप से कृषि कार्य में प्रयुक्त न होकर के बल्कि विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष या फलने वाले वृक्ष लगाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से विविध तरु फसल के अंतर्गत क्षेत्र कहलाते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो पिछले 5 वर्ष से उससे अधिक वर्षों से कृषि रहित होता है, इसमें कृषि का कार्य नहीं किया जाता है, ऐसे भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। इसे विभिन्न तकनीकी के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान प्रतिभूमि। वह भूमि जो 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए कृषि रहित होता है या परती रहता है, उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। अगला है नीवल बोया गया क्षेत्र। नीवल बोया गया क्षेत्र। वह भूमि जिस पर फसल लगाई जाती है, बोई जाती है और काटी जाती है, वह भूमि नीवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि मुख्य रूप से कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और नीवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंतर्गत कृषि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कृषि रहित छोड़ा जाता है या कृषि कार्य नहीं किया जाता है। वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि को 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए कृषि रहित या कृषि का कार्य नहीं किया जाता है, जबकि पुरातन प्रतिभूमि में यह भूमि मुख्य रूप से 1 वर्ष या 5 वर्ष से कम समय के लिए प्रति छोड़ा जाता है। लेकिन निवल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जो इसमें फसल को बोया जाता है और फसल को काटा जाता है। भारत में भू उपयोग का परिवर्तन। तो इस प्रकार से ऊपर वाले भाग में हमने देखा कि भारत में भूमि का उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होता है, परंतु इन क्षेत्रों का भी एक दूसरे में परिवर्तन होता है। जैसे जो 1 से 5 साल के लिए खुला छोड़ा जा रहा है उसको नीवल बोया गया क्षेत्र में भी शामिल किया जा सकता है। जो कृषि योग्य भूमि है उसे गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में भूमि का उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है, उसमें भी समय पर परिवर्तन होता है। तो कहता है कि समय के साथ भू उपयोग को प्रभावित या परिवर्तन करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। मतलब समय के साथ भू उपयोग को प्रभावित या परिवर्तन करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसमें पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते आय स्तर तथा उन्नत तकनीकी एवं कार्य पर निर्भर करता है। मतलब अर्थव्यवस्था या इनकम का जो आकार है वो समय के साथ बढ़ता है। इसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते आय स्तर तथा उन्नत तकनीक एवं कार्य के पर निर्भर करता है। इसके फलस्वरूप भूमि की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है और भारत के भू उपयोग में परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना है। अर्थव्यवस्था की संरचना में समय के साथ परिवर्तन होता है। जैसे प्राथमिक सेक्टर की तुलना में द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में अधिक तेजी से वृद्धि होता है, जिसके कारण कृषि भू उपयोग धीरे धीरे गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होता है। अधिकतर हम देखते हैं कि
गांव वाले क्षेत्र में जो बंजर भूमि है, व्यर्थ भूमि है, उन्हें निवल बोया गया क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है, जबकि शहर वाले क्षेत्र में कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि है उसे गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा है। कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सेक्टर पर निर्भर जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शहरी क्षेत्र में गैर कृषि कार्य बढ़ते जा रहे हैं तथा कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है। कहने का मतलब है गांव वाले में जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप किसान वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ रहा है और बढ़ने के फलस्वरूप जो कृषि योग्य भूमि है वह धीरे धीरे घटती जा रही है। जबकि शहरी क्षेत्रों में होता क्या है कि मुख्य रूप से जो कृषि योग्य भूमि था वहां पर गैर कृषि कार्य में प्रयोग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है, कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है। भारत में फसल ऋतु, हमारा देश भारत विषमताओं का देश है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो विषमताओं का देश है। इसमें भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के ऋतुएं मिल पाए जाते हैं, समय में बदलाव होता है। हमारा देश भारत विषमताओं का देश है। समय के अनुसार यहाँ मौसम परिवर्तन होता है, अलग कभी मौसम बरसात का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, तो समय के अनुसार मौसम का परिवर्तन होता रहता है। अतः अलग अलग ऋतु में भिन्न भिन्न फसल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग फसल का उत्पादन किया जाता है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल ऋतु है, मतलब मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतु है। उन 3 प्रकार की ऋतुओं में 3 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, जिसमें पहला है रबी या शीत ऋतु की फसल। रबी या शीत ऋतु की फसल विविधतापूर्ण जलवायु में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रबी या शीत ऋतु का फसल मुख्य रूप से ठंडी के टाइम में बोया जाता है और गर्मी के टाइम में काटा जाता है। इस प्रकार से यहाँ कहता है कि यह फसल विविधतापूर्ण जलवायु में होता है। बीजों का अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि हेतु ठंडी जलवायु एवं अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि फसल जब पकता है उस समय अधिक तापमान और दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब रबी फसल के लिए जो शीतकाल में बोया जाता है और उष्ण काल में या गर्मी के टाइम में काटा जाता है, उसके लिए मुख्य रूप से जब बोते हैं तो बीजों का अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि हेतु ठंडी जलवायु चाहिए और अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि उसको काटा जाता है उस समय अधिक तापमान और दीर्घकाल की प्रकाश की आवश्यकता होती है। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने पर, रबी फसल शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर के महीना में बोया जाता है तथा अप्रैल जून में काट लिया जाता है। इस फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, अतः सिंचित फसल है, जिसके अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, आलू, मसूर इत्यादि रबी फसल है। कहता है कि यह फसल मुख्य रूप से सिंचित फसल है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से खूब वर्षा होती है और शीतकाल में वर्षा नहीं के बराबर होती है, तो उस समय इसके लिए सिंचाई के लिए मुख्य रूप से का प्रयोग, तालाब का प्रयोग या नलकूप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह एक प्रकार का सिंचित फसल है। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, आलू, मसूर इत्यादि रबी फसल के उदाहरण। दूसरा है खरीफ फसल। यह उष्णकाल की फसल है, जिसे देश के दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने पर बोया जाता है तथा मानसून लौटने पर काट लिया जाता है। यह मुख्य रूप से उष्णकाल यानी गर्म समय का फसल है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन पर बोते हैं और मानसून जब लौटता है तो शीतकाल में इसको काट लिया जाता है। यह फसल मुख्य रूप से जून जुलाई में बोते हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें बोते समय आर्द्रता अधिक अर्थात वर्षा की मात्रा अधिक या जलवाष्प की मात्रा अधिक होना चाहिए और काटते समय शुष्क जलवायु अर्थात गर्म जलवायु होना चाहिए। यह मुख्यतः वर्षा पर निर्भर फसल है। जैसे कि गेहूं जो है वह सिंचित फसल है, उसी प्रकार से यह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर फसल है। इसे मानसून आगमन पर बोते हैं, जबकि इसके मानसून लौटने पर बोते हैं। यह उष्ण काल की फसल है और यह शीतकाल की फसल है। चावल, मक्का, बाजरा, तिल, राई, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली इत्यादि खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से चावल, मक्का, बाजरा, तिल, राई, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली इत्यादि खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, आलू, मसूर इत्यादि रबी फसल के उदाहरण है। यह जो फसल है वह शीतकाल में बोया जाता है, जबकि यह फसल जो है वह उष्ण काल में बोया जाता है। इस फसल के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और यह फसल मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होता है, जबकि यह फसल जो है वह सिंचित फसल है और मुख्य रूप से यह सिंचाई पर निर्भर होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। जायद फसल, जायद एक अल्पकालिक फसल है जो रबी फसल के बाद बोया जाता है। इस ऋतु में
उपजाई जाने वाली सभी फसलें सिंचाई पर निर्भर होती है। लगभग अत्यधिक गर्मी का टाइम, उस समय यह फसल को बोया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली जो भी फसलें होती है उनमें पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है, जैसे तरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जी इत्यादि इस ऋतु की फसल है। तो मुख्य रूप से जायद फसल के अंतर्गत तरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जी इत्यादि को शामिल किया गया है।